तो आज हमारे हाथ एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज लगा है। ये एक पौधे के बारे में है, नाम है रूटा ग्रेवियोलेंस, या जिसे आमतौर पर रू कहते हैं। और ये जो लिस्ट हमारे पास है, ये कोई आम जड़ी बूटी की लिस्ट जैसी नहीं लगती। इसमें कुछ बहुत ही हैरान करने वाली बातें हैं, एक पहेली की तरह। पहेली तो है ही। सोचिए, एक तरफ ये दस्तावेज कहता है कि इस पौधे का संबंध है कलाई की पुरानी मोच से, ठीक है, और दूसरी ही तरफ ये बात करता है घड़ी साज की थकी हुई आंखों की, और फिर अचानक से ये हथेली पर होने वाले मस्सों का जिक्र करने लगता है। ये तीनों चीजें मतलब ऊपरी तौर पर तो बिल्कुल अलग लगती हैं। बिल्कुल। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा खींच रही है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इन बिखरे हुए सुरागों के बीच कोई छिपा हुआ कनेक्शन है भी या नहीं। चलिए देखते हैं। तो चलिए इस पौधे के दावों की दुनिया में उतरते हैं। दस्तावेज की शुरुआत ही एक बहुत अजीब एहसास से होती है। हाँ, और ये एहसास ही शायद इस पूरी पहेली की पहली चाबी है। दस्तावेज ये कहता है कि रूटा का एक मुख्य लक्षण है शरीर के उन हिस्सों में दर्द होना जिनके बल लेटा जाए। अच्छा। और ये कोई मामूली दर्द नहीं है। ऐसा महसूस होता है जैसे उस हिस्से को किसी ने कुचल दिया हो या उस पर गहरी चोट लगी हो। ओहो। ये एक तरह का ब्रूज्ड फीलिंग है, चोट लगने जैसा एहसास, जो पूरे शरीर में हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे कहीं से गिरने के बाद होता है। मतलब बिना किसी असल चोट के चोट जैसा एहसास। ये तो अपने आप में ही काफी अजीब है। लेकिन दस्तावेज असली चोटों के बारे में भी बात करता है ना? हाँ बिल्कुल। खासकर हड्डियों और जोड़ों की। हाँ, और यहीं से इसका एक खास पैटर्न दिखना शुरू होता है। ये सिर्फ किसी भी चोट की बात नहीं कर रहा है। ये उन चोटों पर ज्यादा ध्यान देता है जहां हड्डी या उसके ऊपर की जो झिल्ली होती है, पेरियोस्टियम। बिल्कुल, पेरियोस्टियम, जब वो प्रभावित होती है। पेरियोस्टियम एक तरह से हड्डियों के लिए सुरक्षा कवच है, और जब उस पे चोट लगती है तो दर्द बहुत बहुत तेज और गहरा होता है। तो मतलब ये सतही चोट से ज्यादा गहरी ढांचे से जुड़ी चोटों की बात कर रहा है। दस्तावेज में मोच का भी जिक्र है। हाँ, और वो भी बहुत खास तरीके से। ये किसी भी मोच की बात नहीं करता। दस्तावेज साफ तौर पर कलाई और टखने की पुरानी मोच पर जोर देता है। सिर्फ कलाई और टखने? हाँ, ये वो जोड़ हैं जो हमारे रोजमर्रा के कामों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और जिन पर बार बार तनाव पड़ता है। इसके अलावा ये फ्रैक्चर और डिसलोकेशन, मतलब हड्डी टूटने और जोड़ के खिसकने जैसी गंभीर स्थितियों तक भी जाता है। और एक बहुत ही गंभीर स्थिति का भी जिक्र है जो छाती की चोट से जुड़ी है। हाँ, और ये दिखाता है कि इसका असर कितना गहरा हो सकता है। दस्तावेज में थीसिस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये एक पुरानी मेडिकल टर्म है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है शरीर का धीरे धीरे कमजोर पड़ना या क्षय होना। यहाँ इसका संदर्भ यह है कि छाती पर किसी गहरी चोट के बाद फेफड़ों की कोई ऐसी बीमारी हो जाना जिससे शरीर घुलने लगता है। बाप रे। तो ये साफ है कि हम सिर्फ मामूली खरोचों की बात तो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। और दिलचस्प बात यह भी है कि दस्तावेज इसे अकेले इस्तेमाल करने की बात नहीं करता। इसकी तुलना दूसरी चीजों से भी की गई है। एक क्रम बताया गया है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। दस्तावेज कहता है कि ये अर्निका के बाद सबसे अच्छा काम करता है। अर्निका? हाँ, हम जानता है कि अर्निका को अक्सर चोट लगने के फौरन बाद इस्तेमाल किया जाता है, पहले झटके, सूजन और दर्द के लिए। तो स्रोत यहाँ एक पूरी प्रक्रिया बता रहा है। मतलब पहले अर्निका? हाँ, पहले अर्निका से शुरुआती राहत और फिर रूटा से उस चोट की गहरी और लंबी रिकवरी, खासकर जब जोड़ों के लिगामेंट्स या पेरियोस्टियम शामिल हों। ये तो एक पूरी हीलिंग कहानी की तरह लग रहा है। और हड्डियों के लिए भी ऐसा ही कुछ है? हाँ, हड्डियों के टूटने के मामले में ये कहता है कि सिम्फाइटम के बाद रूटा से मदद मिलती है। सिम्फाइटम को निट बोन भी कहते हैं। अच्छा, क्योंकि वो हड्डियों को जोड़ने में मदद करता है। बिल्कुल। तो यहां भी वही पैटर्न है। सिम्फाइटम हड्डी जोड़ने का काम शुरू करता है और रूटा शायद उस हड्डी के ऊपर की झिल्ली यानी पेरियोस्टियम को ठीक करने की प्रक्रिया पूरी करता है। यह विशिष्टता ही इसे खास बनाती है। तो हमने देखा कि इसका संबंध शारीरिक चोट, खासकर हड्डियों और जोड़ों के ओवरस्ट्रेन या अतिश्रम से है। क्या ये अतिश्रम का आइडिया शरीर के दूसरे हिस्सों में भी दिखाई देता है? बिल्कुल, और स्रोत हमें सीधे आंखों की तरफ ले जाता है, लेकिन किसी आम आंखों की समस्या की तरफ नहीं। तो फिर? बल्कि एक बहुत ही खास तरह के ओवरस्ट्रेन की तरफ। ये उन लोगों की आंखों की समस्याओं से जुड़ा है जो बहुत महीन, बहुत बारीक काम करते हैं। बारीक काम? जैसे कि घड़ी ठीक करने वाले? एकदम सही। घड़ी साज, या जो लकड़ी या धातु पर बारीक नक्काशी करते हैं, या कोई भी ऐसा काम जिसमें आंखों को
एक छोटी सी चीज पर बहुत देर तक टिकाए रखना पड़ता है। स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि यह समस्या तब और बढ़ जाती है जब ये काम कम रोशनी में किया जाए, जैसे रात के समय बारीक सिलाई करना या बहुत ज्यादा पढ़ना। तो ये आंखों की मांसपेशियों का वही ओवरस्ट्रेन है जो हमने कलाई या टखने के लिगामेंट्स में देखा था। बिल्कुल। तो ये एक ही थीम है, अतिश्रम, जो अलग अलग रूपों में सामने आ रही है, और इसके लक्षण भी उतने ही खास बताए गए हैं। दूर देखने पर अंधेरा छा जाना, ये तो बहुत अजीब है। हाँ, ये एक बहुत ही विशिष्ट लक्षण है। मतलब नजदीक का काम करते करते आंखें इतनी थक गई हैं कि जब आप दूर देखने की कोशिश करते हैं तो वो फोकस ही नहीं कर पाती, और सब धुंधला हो जाता है। हाँ, एक पल के लिए सब धुंधला या अंधेरा हो जाता है। इसके अलावा आंखों में दर्द, जलन और खिंचाव तो है ही। और दस्तावेज में एक बहुत ही नाटकीय वर्णन है, आंख के गोलों जैसा एहसास। हाँ, आग के गोले। ये बहुत ही काव्यात्मक भाषा है ना? बिल्कुल। क्या स्रोत ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये सिर्फ थकान नहीं, बल्कि एक तरह की तीव्र गर्मी या इन्फ्लेमेशन है। यह वर्णन इसे एक साधारण आंखों के दर्द से बहुत अलग और ज्यादा गंभीर बना देता है। इसके साथ ही निचली पलकों का फड़कना भी एक लक्षण बताया गया है, जो फिर से मांसपेशियों के तनाव की तरफ इशारा करता है। ये दबाव और अतिश्रम का पैटर्न बहुत दिलचस्प है, जो हमने हड्डियों और आंखों में देखा। क्या ये पैटर्न शरीर के अंदर भी कहीं दिखाई देता है? मतलब पाचन तंत्र जैसी जगहों पर भी इसका कोई असर होता है? यह एक बेहतरीन सवाल है और दस्तावेज इसका जवाब हाँ में देता है। यह पैटर्न शरीर के अंदर भी जारी रहता है, खासकर पाचन और उत्सर्जन प्रणाली में। अच्छा। पहली समस्या जिसका जिक्र है वो है कब्ज। लेकिन फिर वही बात, ये कोई आम कब्ज नहीं है। तो इसमें क्या खास है? इसकी वजह खास है। दस्तावेज के मुताबिक ये कब्ज या तो शारीरिक निष्क्रियता की वजह से होता है, जैसे किसी चोट के बाद लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहने से, समझ आता है। या फिर जिसे इम्पैक्शन कहते हैं, जहां मल बहुत सख्त होकर आंतों में अटक जाता है। दोनों ही मामलों में ये शरीर की सामान्य गति और लय के बिगड़ने का नतीजा है। निष्क्रियता का संबंध चोट से जुड़ता है, ये तो साफ है। लेकिन स्रोत में पाचन से जुड़ी एक और समस्या का जिक्र है जो बहुत ही गंभीर लगती है। हाँ, और ये दिखाता है कि हम सिर्फ हल्के फुल्के मामलों की बात नहीं कर रहे हैं। स्रोत मलाशय के बाहर निकलने यानी प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम जैसी स्थिति का जिक्र करता है। ओहो। और इसके बारे में जो विवरण दिया गया है वो बहुत सटीक है। ये बताता है कि ये समस्या शौच के लिए बैठने की कोशिश करते ही हो जाती है, या जरा सा आगे झुकने पर भी, यहाँ तक कि महिलाओं में बच्चे के जन्म के बाद भी। ये सुनना भी असहज करने वाला है। ये दिखाता है कि स्रोत सिर्फ सतही नहीं, बल्कि शरीर का जो ढांचा है उसकी मजबूती से जुड़ी गहरी समस्याओं की बात कर रहा है। बिल्कुल, चाहे वो बाहर जोड़ों में हो या शरीर के अंदर। और इस प्रोलैक्स के साथ एक और लक्षण जुड़ा है। क्या? बार बार शौच की हाजत होना, लेकिन कुछ ना होना। ये फिर से शरीर के अंदर एक तरह के दबाव और विफलता की कहानी कहता है। और यही पैटर्न हमें मूत्र प्रणाली में भी दिखाई देता है। हाँ, वहां भी कुछ विरोधाभासी बातें लिखी हैं। एक तरफ मूत्राशय भरा हुआ महसूस होता है और दूसरी तरफ पेशाब करने में मुश्किल होती है। हाँ। ये एक क्लासिक विरोधाभास है। दस्तावेज कहता है कि मूत्राशय पर लगातार दबाव बना रहता है। पेशाब करने के बाद भी लगता है कि वो पूरी तरह खाली नहीं हुआ। अच्छा। पेशाब रोकना मुश्किल लगता है, लेकिन विडंबना ये है कि अगर सही समय पे ना जाया जाए तो बाद में पेशाब करने में और भी ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। मतलब नियंत्रण और दबाव की पूरी प्रणाली में एक तरह की गड़बड़ी है। बिल्कुल। साथ ही पेशाब की मात्रा कम और उसका रंग हरा बताया गया है, जो फिर से एक बहुत ही विशिष्ट लक्षण है। तो अब तक हमने चोट, आंखों के तनाव और आंतरिक दबाव को देखा है। पहेली के कुछ और टुकड़े भी हैं, त्वचा और पीठ। हाँ, दो आखिरी सुराग जो इस तस्वीर को पूरा करते हैं। पहला है मस्से, और जैसा कि हम अब तक उम्मीद कर सकते हैं, ये किसी भी आम मस्से की बात नहीं है। तो ये कैसे मस्से हैं? ये मस्से दर्द करने वाले, चपटे और चिकनी सतह वाले होते हैं। एक मिनट, और उनकी जगह सिर्फ हथेलियों पर? ये तो बहुत ही अजीब और सटीक लक्षण है। शरीर पर कहीं और क्यों नहीं? क्या दस्तावेज इस बात पर कोई रोशनी डालता है कि हथेली इतनी खास क्यों है? नहीं। ये तो लगभग एक जासूसी कहानी के सुराग जैसा लगता है। ये वाकई एक सुराग ही है। स्रोत ये तो नहीं बताता कि क्यों, लेकिन इस बात पर बहुत जोर देता है और अपनी बात को और पुख्ता करने के लिए वो तुलना भी करता है। अच्छा। वो कहता है कि हाथों के पिछले हिस्से पर होने वाले मस्सों के लिए डलके मारा है। ये तुलना सिर्फ ये बताने के लिए है कि रूटा के मामले में मस्से का हथेली पर होना एक निर्णायक लक्षण है। बहुत दिलचस्प। और आखिरी सुराग है पीठ का दर्द। हाँ,
पीठ का दर्द। लेकिन ये भी एक खास तरह का दर्द है। ये ऐसा पीठ दर्द है जिसमें पीठ के बल लेटने से आराम मिलता है। आमतौर पर तो कई तरह के पीठ दर्द में लेटने से तकलीफ बढ़ जाती है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ उल्टा है। ये फिर से एक बहुत विशिष्ट और कुछ हद तक विरोधाभासी लक्षण है। तो ठीक है, अब हमारे पास साले सुराग हैं। एक कुचले जाने जैसा एहसास, जोड़ों और हड्डियों की गहरी चोट, घड़ी सांस की थकी हुई आंखें, आंतरिक अंगों का प्रोलैप्स, हथेली पर मस्से और एक खास तरह का पीठ दर्द। अब इन सबको जोड़ने का समय है। ये सब आपस में कैसे जुड़ा है? अगर हम इन सभी सुरागों को एक साथ रखकर देखें तो दो मुख्य थीम उभर कर आती हैं, जो हमने पूरी चर्चा में बार बार देखी हैं। ठीक अच्छा। है। और दूसरी थीम है अतिश्रम या ओवरस्ट्रेन। चाहे वो बार बार मोच खाने वाली कलाई हो, बारीक काम से थकी हुई आंखें हों, या बच्चे के जन्म के बाद कमजोर हुई पेल्विक मांसपेशियां हों, इन सभी के मूल में शरीर के किसी हिस्से पर उसकी क्षमता से ज्यादा तनाव पड़ना है। ठीक है। और दूसरी थीम जो शायद इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है विशिष्टता, मतलब हाँ। स्पेसिफिसिटी। अच्छा। ये दस्तावेज सामान्य बातों में दिलचस्पी नहीं रखता। हाँ। ये हमें हर लक्षण का सटीक पता बताता है। हाँ। मोच तो कलाई और टखने की, आंखों का तनाव तो घड़ी साजों वाला, मस्से तो सिर्फ हथेली पर, और दर्द तो ऐसा जिसमें पीठ के बल लेटने से आराम मिले। बिल्कुल। हर लक्षण को इतनी बारीकी से परिभाषित किया गया है कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि रूटा ग्रेवियोलिस का संबंध शरीर के खास तरह के टिश्यू या ऊतक से हो सकता है, जो इन सभी अलग अलग जगहों पर पाया जाता है और ओवरस्ट्रेन से प्रभावित होता है। आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंची हैं। ये फाइब्रस टिश्यू यानी रेशेदार ऊतकों जैसे लिगामेंट्स और टेंडन्स और खासकर पेरियोस्टियम, हड्डी की झिल्ली पर खास असर करता हुआ लगता है। ये वही टिश्यू हैं जो हमारे जोड़ों को स्थिरता देते हैं, हमारी आंखों की मांसपेशियों को नियंत्रित करते हैं और चोट लगने पर सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ये पौधा उन सभी स्थितियों से जुड़ा है जहां इन संयोजी ऊतकों पर जरूरत से ज्यादा बोझ पड़ा हो। तो आज हमने रूटा ग्रैन्युलेंस की पहेली को सुलझाया। हमारे स्रोत के मुताबिक ये बाहरी चोटों और मोच से लेकर बहुत बारीक काम करने से होने वाले आंखों के तनाव और कुछ बेहद विशिष्ट आंतरिक समस्याओं तक हर उस स्थिति से जुड़ा है जहां शरीर के संयोजी ऊतकों पर अतिश्रम हुआ हो। और इसकी सबसे खास बात है लक्षणों का सटीक और बारीक विवरण। ये हमें सिखाता है कि किसी भी स्थिति को समझने के लिए उसके छोटे छोटे विवरणों पर ध्यान देना कितना जरूरी है। सही बात है। जैसे कि दर्द किस समय बढ़ता है या कोई समस्या शरीर के ठीक किस हिस्से में है। यही विशिष्टता इस दस्तावेज को एक सामान्य सूची से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। इस पूरी जानकारी को देखने के बाद मेरे मन में एक विचार आ रहा है। स्रोत में एक ही चीज को हड्डी की चोट, आंखों के तनाव और हथेली पर मस्से जैसी बिल्कुल अलग अलग समस्याओं से जोड़ा गया है। यह सोचने पर मजबूर करता है कि शरीर के अलग अलग हिस्सों की तकलीफें जो हमें ऊपरी तौर पर पूरी तरह से असंबंधित लगती हैं, क्या वे किसी गहरे स्तर पर एक ही भाषा में बात कर रही हैं? बहुत अच्छा सवाल है। क्या कलाई की पुरानी मोच और बारीक काम से थकी आंखों के बीच का संबंध सिर्फ ओवरस्ट्रेन है, या यह शरीर के किसी ऐसे गहरे पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा है जिसे हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं?